तो चलिए शुरू करते हैं। मैं पहली स्लाइड स्क्रीन पे प्रेजेंट कर रहा हूँ। ओके, लेट्स अनपैक दिस। हाँ, चलिए देखते हैं। स्लाइड 1 पर हमारा आज का टॉपिक है इवान पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन यानी क्लासिकल कंडीशनिंग। और जो भी छात्र सीटीईटी, यूपी टेट या केवीएस जैसी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए ये थ्योरी नोट्स सीरीज एक कंप्लीट पैकेज होने वाली है। बिल्कुल। अब टॉपिक का नाम तो हमने जान लिया, लेकिन सबसे पहला सवाल जो स्लाइड 2 पर आता है वो ये है कि आखिर हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं। देखिए, इसके 3 बहुत ही ठोस कारण हैं। अच्छा। पहला तो यही कि अधिगम यानी लर्निंग का असली अर्थ समझना है हमें। मतलब सीखना कोई जादू तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। और दूसरा बड़ा कारण है परीक्षा के लिए इसका महत्व। हर साल इस टॉपिक से कम 2 से 3 पक्के प्रश्न आते ही हैं। वो तो है। और तीसरा जो मेरी समझ से सबसे जरूरी है वो है इसका वास्तविक जीवन से जुड़ाव, बच्चों में नई आदतों का निर्माण करना। तो क्या इसे एक तरह से टीचर के टूल बॉक्स की तरह देखा जा सकता है? टीचर का टूल बॉक्स? हाँ, मेरा मतलब है कि अगर किसी टीचर को ये पता है कि बच्चों का व्यवहार काम कैसे करता है, तो वो उन्हें कहीं बेहतर तरीके से सिखा सकते हैं। बिल्कुल सही एनालॉजी है ये। तो अब जब हम ये जानते हैं कि ये सिद्धांत इतना जरूरी क्यों है, तो आइए स्लाइड 3 पर आते हैं और देखते हैं कि ये मनोविज्ञान की दुनिया में फिट कहाँ बैठता है। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। स्क्रीन पर हम अधिगम की 2 प्रमुख विचारधाराएं देख सकते हैं। पहला है व्यवहारवाद और दूसरा है संज्ञानवाद। बिहेवियरिज्म और कॉग्निटिविज्म। तो क्या व्यवहारवाद एक तरह से मतलब मसल मेमोरी बनाने जैसा है? मसल मेमोरी थोड़ा और समझाइए। मतलब एक्शन रिएक्शन का खेल, जहां पर्यावरण में एक उद्दीपक या स्टिमुलस होता है और उसकी एक अनुक्रिया या रिस्पॉन्स होता है। हाँ, एकदम। और संज्ञानवाद एक पजल सॉल्व करने जैसा है, जहां समझ और बुद्धि का इस्तेमाल होता है। अरे वाह, ये एनालॉजी तो बहुत ही बेहतरीन है। आपने बिल्कुल सही कहा। जो व्यवहारवाद है ना, या एसआर थ्योरी है, उसमें रटने और आदत डालने पर बहुत ज्यादा जोर होता है। अच्छा, लेकिन संज्ञानवाद में गहराई से सोचने और समझने पर फोकस होता है। तो अब स्लाइड 4 पर चलते हैं। इन दोनों विचारधाराओं को समझने के बाद अब हमें देखना है कि हमारे आज के हीरो इवान पावलोव किस टीम में हैं। ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी पॉइंट है। हाँ, स्क्रीन पर हम व्यवहारवादियों में थॉर्नडाइक, स्किनर और पावलोव को देख सकते हैं और संज्ञानवादियों में कोहलर, पियाजे जैसे नाम हैं। यहाँ मैं खास तौर पर ध्यान दे वाले पॉइंट पर जोर देना चाहूंगी। इवान पावलोव पूरी तरह से एक व्यवहारवादी या बिहेवियरिस्ट थे। मतलब उनका सिद्धांत पूरी तरह से एसआर पर आधारित है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। बिल्कुल, ये बात हमेशा याद रखनी है। तो चूंकि पावलोव व्यवहारवादी हैं, उनके प्रयोग को समझने के लिए हमें उनकी डिक्शनरी समझनी होगी। हाँ, उनके कुछ खास शब्द हैं। और अब हम स्लाइड 5 पर आते हैं। हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। 4 जादू शब्द हैं यहाँ। ये 4 शब्द ही पूरी कहानी का आधार है। यूएस मतलब भोजन, यूआर मतलब ला टपकना, सीएस मतलब घंटी और सीआर मतलब घंटी सुनकर लार आना। ये थोड़े टेक्निकल लग रहे हैं। देखिए, मैं इसे बहुत आसान भाषा में समझाती हूँ। ये पूरा खेल स्वाभाविक और अस्वाभाविक के बीच का है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। अच्छा, नेचुरल जैसे भोजन? हाँ, भोजन एक प्राकृतिक चीज है। उसे देखते ही जो लार आती है वो एक प्राकृतिक अनुक्रिया है। मतलब इसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए। ठीक है, समझ गया। अब एक कृत्रिम चीज लेते हैं, जैसे कि घंटी। शुरुआत में घंटी की आवाज से तो लार नहीं आएगी ना। बिल्कुल नहीं, घंटी से पेट थोड़ी भरता। सही कहा। लेकिन जब इस कृत्रिम चीज को प्राकृतिक चीज के साथ बार बार जोड़ा जाता है, तब जादू होता है। और वो जादू हम स्लाइड 6 में देखेंगे। यहाँ पावलोव के प्रयोग के 4 मुख्य चरण हैं। मैं इन्हें एक कहानी की तरह स्क्रीन पर लाता हूँ। हाँ, चलिए देखते हैं उन्होंने लैब में किया क्या। तो चरण 1 है भोजन दिखाया गया और लार आई। ये बिल्कुल नेचुरल है। चरण 2 में केवल घंटी बजाई गई। कुत्ता बस अचंभित होकर देखता रहा, कोई लार नहीं, क्योंकि अभी तक कोई जुड़ाव नहीं बना है। फिर आता है चरण 3, अनुबंधन की प्रक्रिया। घंटी बजी और तुरंत भोजन दिया गया, कुत्ते ने लार टपकाई और ये कई बार दोहराया गया। और व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि कैसे चरण 4 में जाकर एक चमत्कार होता है। हाँ, चरण 4 में केवल घंटी बजाई गई और कुत्ते ने लार टपका दी। देखिए, एक कृत्रिम उद्दीपक ने यानी घंटी ने प्राकृतिक उद्दीपक की पूरी ताकत चुरा ली है। दिमाग पूरी तरह से कंडीशन हो गया है। तो यही कंडीशनिंग है। मतलब उसने घंटी को भोजन आने का पक्का सिग्नल मान लिया। बिल्कुल। ये तो प्रयोग सफल हो गया। लेकिन स्लाइड 7 पर आते हुए मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। पूछिए। अगर मैं कुत्ते को रोज सिर्फ घंटी की आवाज सुनाऊं हाँ। और खाना कभी दूं ही ना, हाँ। तो क्या वो जिंदगी भर लार टपकाता रहेगा? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं।
और यहीं पर विलोपन का सिद्धांत या एक्सटिंक्शन काम आता है। अच्छा, विलोपन। हाँ, अगर भोजन नहीं मिलता है बार बार तो दिमाग ये समझ जाता है कि ये सिग्नल अब झूठा है और कुछ समय बाद घंटी पर लार आना बंद हो जाता है। मतलब आदत मिट भी सकती है। बिल्कुल। और इसी स्लाइड में एक और मजेदार कॉन्सेप्ट है, उद्दीपक सामान्यीकरण या स्टिमुलस जनरलाइजेशन। ये क्या होता है? इसमें कुत्ता धोखा खा जाता है। मान लीजिए कुत्ते ने घंटी पर लार टपकाना सीख लिया। हाँ, अब अगर अचानक से कोई हारमोनियम या गिटार बजा दे, जिसकी आवाज घंटी जैसी हो। हाँ, तो कुत्ता उस आवाज पर भी लार टपका देगा। वो फर्क नहीं कर पाता। अरे वाह, ये तो इंसानों में भी होता होगा। बहुत होता है। अच्छा, परीक्षाओं के लिए एक गोल्डन रूल भी बता दूं। अनुबंधन सफल होने के लिए घंटी और भोजन के बीच का जो आदर्श अंतराल है ना, आइडियल टाइम। जी, वो सिर्फ आधा सेकंड से लेके 5 सेकंड तक होना चाहिए। 0.5 से 5 सेकंड। सिर्फ 5 सेकंड। हाँ, अगर इससे ज्यादा गैप हुआ तो दिमाग दोनों के बीच कोई तार नहीं जोड़ पाएगा। तो इसी टाइमिंग के खेल के आधार पर हम स्लाइड 8 पर आते हैं। यहाँ अनुकूलन के 4 प्रकार दिए गए हैं। हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है। समकालीन, विलंबकालीन, अनुमागीय और पुच्छोन्मुखी। इनमें से जो विलंबकालीन है यानी डिलेड कंडीशनिंग, उसे सबसे प्रभावी माना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें घंटी बजना शुरू होती है और घंटी बजने के दौरान ही, मतलब आवाज बंद होने से पहले ही भोजन आ जाता है। अच्छा, तो दिमाग एकदम चौकन्ना रहता है। बिल्कुल, ये सबसे स्पष्ट सिग्नल है। लेकिन ये जो चौथा है, पुच्छोन्मुखी या बैकवर्ड कंडीशनिंग, ये बड़ा अजीब लग रहा है। हाँ, वो थोड़ा उल्टा है। मतलब अगर पहले खाना दे दिया और बाद में घंटी बजाई तो क्या अनुबंधन फेल हो जाता है? क्या दिमाग उस सिग्नल को इग्नोर कर देता है? एकदम सही पकड़ा आपने, ये फेल हो जाता है। इसका वैज्ञानिक कारण ये है कि दिमाग भविष्यवाणी करना चाहता है। हाँ, भविष्यवाणी। हाँ, अगर खाना पहले ही मिल गया, भूख मिटने लगी, तो बाद में बजने वाली घंटी का दिमाग के लिए कोई मतलब ही नहीं है ना। सही बात है, उसकी कोई प्रिडिक्टिव वैल्यू नहीं बची। बिल्कुल, कारण हमेशा प्रभाव से पहले आना चाहिए। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? मतलब अब इस पूरी थ्योरी को एक लैब के कुत्ते से निकालकर एक असली क्लासरूम तक ले जाते हैं। स्लाइड 9 पर क्रो और क्रो का एक प्रसिद्ध कथन है। जी, उन्होंने बहुत सही बात कही है कि ये सिद्धांत वहां काम आता है जहां चिंतन या थिंकिंग की जरूरत नहीं होती, बस आदतें बनानी होती है। इसका सबसे शानदार और वास्तविक उदाहरण है स्कूल की घंटी। अरे हाँ, जैसे ही छुट्टी की घंटी बजती है, बच्चे क्या करते हैं? बच्चे बिना कुछ सोचे अपना बैकपैक करने लगते हैं। बिल्कुल, ये पावलोव के सिद्धांत का ही तो उदाहरण है। इसके अलावा बुरी आदतें छुड़ाने में या किसी का फोबिया दूर करने में भी इसका इस्तेमाल होता है। बहुत खूब। और एक रोचक तथ्य बताऊं, इस पूरी प्रक्रिया को मानसिक प्रसूत स्राव या मेंटल सिक्रीशन भी कहा जाता है। मानसिक स्राव मतलब शारीरिक से ज्यादा ये मानसिक खेल है? जी बिल्कुल। तो अब सेशन को खत्म करने से पहले हम स्लाइड 10 पर आते हैं। एक क्विक एग्जाम समरी हो जाए। हाँ, ताकि सब कुछ दिमाग में सेट हो जाए। तो पावलोव एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने कुत्ते की लार ग्रंथि पर काम किया। ये एक व्यवहारवादी सिद्धांत है और CS का CR से जुड़ाव होता है। यहाँ मैं आपको रोकूंगी। पॉइंट नंबर 2 पर रोकिए। हाँ बताइए। सबसे मजेदार बात पता है क्या है? क्या? पावलोव कोई मनोवैज्ञानिक थे ही नहीं। अरे ऐसा कैसे? असल में वो एक फिजियोलॉजिस्ट थे। 1904 में उन्हें कुत्ते के पाचन तंत्र पर काम करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। बाप रे। और ये जो साइकोलॉजी का इतना बड़ा सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं, ये तो बस उनके प्रयोग का एक बाई प्रोडक्ट था। मतलब ये पूरी खोज एक्सीडेंटल थी। ये तो सच में एक आहा मोमेंट है। बिल्कुल, इतिहास की सबसे बड़ी खोजों में से एक। कमाल है। तो आज हमने देखा कि कुत्ते की आदतें घंटी से कैसे बंध जाती हैं। हाँ। लेकिन जाने से पहले जरा अपने बारे में सोचिए। हम इंसानों के बारे में। जी, जब भी किसी फोन पर पिंग की आवाज आती है या कोई नोटिफिकेशन लाइट जलती है, हमारा हाथ अपने आप फोन की तरफ जाता है। बिल्कुल जाता है। तो क्या आधुनिक डिजिटल दुनिया में हम इंसान भी पावलोव के कुत्ते नहीं बन गए? ये तो बहुत गहरी बात कह दी आपने। जहां बड़ी बड़ी टेक कंपनियां बस एक आवाज से हमारे दिमाग की कंडीशनिंग कर रही हैं। सोचने वाली बात है, वाकई। इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज की क्लास में, या कह लें इस डीप डाइव में, बस इतना ही। हाँ, अपना ध्यान रखिए और अपने आसपास बजने वाली घंटियों पर भी ध्यान रखिए। नमस्कार।